बच्चों, आज के वीडियो में मैं सामाजिक विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और ये ऐसे क्वेश्चन है बड़े नंबर में आते हैं और बार बार आते हैं। ठीक है, सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है ना। वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, देखो बेटा, कितनी बार पूछा गया है। 22 लास्ट ईयर भी पूछा गया था। 1789 में हुई फ्रांस की क्रांति के परिणामों का वर्णन कीजिए। ठीक है, क्या परिणाम हुए थे वो आपको बताना है। तो आपको एग्जाम में जैसे लिखना है ना बेटा, मैं वैसे ही लिखता हूँ पीडीएफ्स को, ताकि आपको हेल्प मिले। ठीक है, कह रहे फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी विश्व की एक महानतम घटना थी। इसके बड़े दूरगामी परिणाम हुए, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं। क्या है? पहला, इस क्रांति ने सदियों से चली आ रही यूरोप की पुरातन व्यवस्था का अंत कर दिया था। जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी ना, उसको ख़त्म कर दिया। इस क्रांति की महत्वपूर्ण देन मध्यकालीन समाज की सामंती व्यवस्था का अंत करना है। जो मध्यवर्गीय लोग हैं, जिस पर वही राज करे आ रहे थे हर चीज़ों पर, उनको समाप्त कर हो चुका था। फ्रांस के क्रांतिकारियों द्वारा की गई मानव अधिकारों की घोषणा मानव जाति की स्वाधीनता के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, मानव जाति के क्या उनकी उनके वो होने चाहिए, है ना, वो उस पर उन्हें फ़ायदा मिला। इस क्रांति ने समस्त यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास और प्रसार किया। परिणाम स्वरूप यूरोप के अनेक देशों में क्रांतियों का सूत्रपात हुआ। फ्रांस की क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को जन्म दिया। धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी के लिए समानता, किसी स्पेशल के लिए नहीं। इस क्रांति ने लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फ्रांसीसी क्रांति ने मानव जाति को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा प्रदान किया। ठीक है, इस क्रांति ने इंग्लैंड, आयरलैंड, अन्य यूरोपीय देशों के विदेश नीति को भी प्रभावित किया। कुछ विद्वानों के अनुसार फ्रांस की क्रांति समाजवादी विचारधारा का स्रोत थी, क्योंकि इसने समानता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, समाजवादी व्यवस्था का मार्ग भी खोज निकाला था। इस क्रांति के फलस्वरूप कृषि, उद्योग, कला, साहित्य, राष्ट्रीय शिक्षा, सैनिक गौरव के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मारियान और जर्मेनिया कौन थे? ये देखो बेटा, सारे लॉन्ग आंसर वाले हैं। जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। देखो, जैसे हमारी भारत माता है ना, भारत देश में भारत माता का चित्र हम क्या होता है, उस चित्र से तुम्हें क्या प्रेरणा मिलती है? देशभक्ति की, है ना, एकता की। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। यूरोप में राष्ट्रवादी और लोकतांत्रिक क्रांतियों के काल में किसी शासक को एक चित्र या प्रतिमा के रूप में अभिव्यक्त करना सरल था, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है? लेकिन 18वीं और 19वीं सदी के यूरोपीय कलाकारों ने अपने अपने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न का हल निकाल लिया। उन्होंने अपने देश को कुछ इस प्रकार चित्रित किया कि वह कोई व्यक्ति हो, जैसे भारत के लिए भारत माता, है ना। उस समय यूरोपीय राष्ट्रों को नारी स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता था। यह राष्ट्र अमूर्त विचार को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास था। नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई थी। फ्रांस की मारियन और जर्मनिया की तस्वीर इस प्रकार की एक क्रांतिकारी चित्रकारों द्वारा तैयार की गई तस्वीर थी। ठीक है, मारियन की प्रतिमा सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता में एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की स्मृति बनी रहे। देख रहे हैं मारियन, और लोग उससे तादात्म्य स्थापित कर सके। मारियान की छवि डाक टिकटों और सिक्कों पर भी अंकित की गई। इसी प्रकार जर्मेनिया, देख रहे हैं, चित्र के माध्यम से जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती हैं, और क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। देख रहे हैं, ये जो मुकुट है वो बलूत वृक्ष का है। अगला क्वेश्चन है, रूलेट एक्ट का सविस्तार वर्णन कीजिए। रूलेट एक्ट क्या था? देखो, मॉन्टेग्यू की घोषणा के पश्चात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट तैयार हुई, और इस रिपोर्ट को कार्य रूप देने के लिए 1919 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसमें प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन स्थापित करने का उल्लेख किया गया, किंतु औपनिवेशिक स्वराज्य के विषय में नीति स्पष्ट नहीं की गई। अतः स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन में और तीव्रता आ गई। इस आंदोलन का दमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश रूलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, और फरवरी 1919 में रूलेट ने 2 विधेयक प्रस्तावित किए, जो पारित होने के पश्चात रूलेट एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
अनेक भारतीय नेताओं द्वारा इस कानून का विरोध किया गया, किंतु ब्रिटिश सरकार ने 21 मार्च 1900 ईस्वी को इसे लागू कर दिया, 1919 को। ये एक्ट क्या कहती थी? इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह पर, अगर उससे कुछ किया भी नहीं है ना, अगर उनको संदेह हो रहा है उस पर, गिरफ्तार कर सकते हैं, उसे गोली मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। गुप्त मुकदमा चलाकर उसे दंडित किया जा सकता था। रूलेट एक्ट को भारतीयों ने काला कानून कहकर पुकारा। रूलेट एक्ट के पास होने से गांधी जी का अंग्रेजों के न्यायप्रियता और ईमानदारी से विश्वास समाप्त हो गया। उन्होंने रूलेट एक्ट के विरोध में जनमत तैयार करने के लिए देश का तूफानी दौरा किया और देशवासियों को सलाह दी कि वे सत्य और अहिंसा द्वारा इसे काले कानून का विरोध करें, ठीक है, इस काले कानून का विरोध करें। अगला क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखनी है आपको, 26 जनवरी 1930 का महत्व क्या है, ठीक है। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद दिसंबर 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य भारत की पूर्ण स्वतंत्रता घोषित किया और स्वाधीनता की मांग के साथ 26 जनवरी 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। यह है आपका 26 जनवरी 1930 का महत्व। अगला क्वेश्चन है, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। देख रहे हैं कितनी बार पूछा गया है। तो रेशम मार्ग बेटा व्यापार का एक मार्ग था। रेशम मार्ग दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच आधुनिक युग से पहले के जीवंत व्यापार और संस्कृति के जुड़ाव को दर्शाता है। रेशम मार्ग एशिया के साथ यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। इन मार्गों पर चीनी सिल्क व्यापार का मुख्य सामान था। इसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में निर्यात किया जाता था। व्यापार बेहद लाभदायक था, अतः इन मार्गों का नामकरण रेशम मार्ग रखा गया। सिल्क मार्ग से चीनी सिल्क के साथ साथ व्यापारी चीनी पॉटरी ले जाते थे और इसे रास्ते में भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती वस्तुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों का व्यापार होता था इन रास्तों के द्वारा और इसी वजह से इनका नाम क्या रखा गया था, रेशम मार्ग। ये देख सकते हैं, ये जो रास्ते हैं ना, ठीक है, ये यहाँ पर ये तो पहाड़ के मैंने दिखा रहा हूँ, तो ये रास्तों को कहा जाता है रेशम मार्ग, जो यूरोप से होता हुआ इंडिया चाइना से होता हुआ जाता था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। ये हर साल आता है, लगभग हर साल। ये देख रहे हैं, ये ब्रिटेन वुड्स समझौता का एक पिक्चर आपके सामने मैंने रखा है। देखिए, ब्रिटेन वुड्स समझौता एक विचार है जिसे औद्योगिक देशों ने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के अंतर्गत आम सहमति से तैयार किया। इसमें युद्धोत्तर आर्थिक भरपाई और राशि का संचय जैसे स्थिर रहे। इस विषय पर रणनीति बनाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना था। ब्रिटेन वुड्स समझौता इस परिणाम के पश्चात सामने आया था कि किसी देश की आर्थिक स्थिरता अन्य देश को भी प्रभावित करती है, क्योंकि आज देश परस्पर निर्भर है। देखो, अगर किसी देश में मंदी आती है ना, तो उसका सीधा प्रभाव किसी दूसरे देश पे भी पड़ता है। आज भी ऐसा है, कल भी वैसा था और आगे भी रहेगा, क्योंकि हर एक देश एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है ना। तो ये चीज़ हमको पता है। इसी को बैलेंस करने के लिए ब्रिटेन वुड्स समझौता किया गया था। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट आने के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। रिंडरपेस्ट क्या था? एक बीमारी थी जिसमें सब पशु मर जा रहे थे। जमीन और मवेशी अफ्रीकी लोगों की आय के मुख्य स्रोत होते हैं, ठीक है। जब यूरोपियनों ने अफ्रीका लोगों को श्रमिक बनाना चाहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। और रिंडरपेस्ट पशुओं का एक रोग है जो अफ्रीका पशुओं में फैल गया था। इसके फैलने से अफ्रीका के 90% मवेशी मौत का शिकार हो गए और पशुओं के मारे जाने से अफ्रीका के रोजी रोटी के साधन नष्ट हो गए। और अपनी सत्ता को और सुदृढ़ करने और अफ्रीकों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहाँ के बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे हुए पशु अपने कब्जे में ले लिए और इस प्रकार बचे हुए पशु संसाधनों पर भी कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बना लेने का सुनहरा अवसर हाथ लग गया था, ठीक है। तो ये रिंडरपेस्ट क्या था वो मैंने आपको बता दिया। एक बीमारी थी और इसका क्या प्रभाव हुआ कि उस कंट्री को, उस देश को गुलाम बनाने का उन लोगों को एक सुनहरा अवसर मिल गया। ये उसका प्रभाव था। अगला क्वेश्चन है, देखो बेटा, गिरमिटिया मजदूर, देख रहे हैं ये मजदूर, इनको
ये बंधित मजदूर होते थे, इनको एक देश से दूसरे देश पे भेजा जाता था काम करने के लिए, और इन्हें गिरमिटिया मजदूर कहते थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि गिरमिटिया मजदूर से क्या अभिप्राय है, उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है। 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों, सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में कार्य करने के लिए ना दूर दूर देशों में लाया जाता था। इन मजदूरों से अनुबंध पर हस्ताक्षर कराए जाते थे और यह अंगूठा लगवाया जाता था, और यही मजदूर गिरमिटिया मजदूर कहलाते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर क्यों पहुंच गया था? ये देख सकते हैं, सूरत बंदरगाह 17वीं सदी के दौरान 18वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में सूरत जो था पश्चिमी भारत से होने वाले समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र रहा, और 18वीं सदी के अंत में ना भारतीय बाजारों में ब्रिटिश सामान की बाढ़ आ गई थी। मतलब बाहर के सामान यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ चुके थे, और सूरत बंदरगाह से निर्यात व्यापार समाप्त हो चला, और सूरत बंदरगाह हाशिए पर आ गए, ख़त्म होने के कगार पर। मतलब कोई चीज़ जिसमें उसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे, और ठीक कारण क्या थे इनके, ये मैंने टॉपिक बना के लिखे, इनको अपने शब्दों में आप वर्णन कर सकते, 2-2, 3-3 लाइन। ठीक है। ये कारखाने देख रहे हैं ना, ये औद्योगिक क्रांति के चीज़ें में आते हैं। उपनिवेशों की स्थापना हुई, अलग अलग जैसे वस्त्र उद्योग लगाए गए हैं ना, अलग अलग चीज़ों की उस स्थापना हुई। वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी हो गई, सस्ते श्रम की उपलब्धता हो गई, लोग सस्ते श्रम में काम करने लग गए, पूंजी की सुलभता हो गई, विज्ञान का विकास हुआ, और चालक शक्ति का विकास हुआ। ठीक है, मशीनरी। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितनी बार पूछा गया हुआ है। कह रहे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया था? जो बुनकर होते हैं ना, ईस्ट इंडिया कंपनी उन पर निगरानी रखते थे। क्यों? भारत के बुनकर न केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मोटा कपड़ा बुनते थे, बल्कि अन्य यूरोपीय कंपनियों के साथ साथ भारतीय व्यापारियों के लिए भी इस प्रकार का कपड़ा बनाते थे। ये मेन कारण था। ईस्ट इंडिया कंपनी कपड़ा उत्पादन और व्यापार एकाधिकार पर नियंत्रण रखना चाहती थी। वो सोचते थे कि वो कपड़ा जो बुन रहे हैं ना, वो सिर्फ उनके लिए ही बुने, और उस पर वो कंट्रोल करना चाहती थी, और कपड़े की नियमित आपूर्ति चाहती थी कि जब जब उनको कपड़ा चाहिए ना, वो रेगुलर टाइम पे बनता रहे। अगर वो किसी और का करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। अतः उसने गुमास्तों की नियुक्ति की, जो बुनकरों की निगरानी रखते थे और कच्चा माल खरीदने के लिए उन्हें पेशगी के रूप में ऋण देते थे। ठीक है, ये इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में भारत के सूती कपड़ा उद्योग की गिरावट के मुख्य कारण क्या थे? ठीक है, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, लास्ट ईयर में ये आ रखा था। तो मुख्य कारण याद है, विदेशी वस्त्र उत्पादों के आयात से बुनकरों का निर्यात बाजार धराशायी हो गया। जैसे ही हम यहाँ पर विदेशी माल आ गए, तो यहाँ के जो लोग बुनकर वस्त्र बनाते थे ना, उनकी जो कमर है वो टूट चुकी थी, क्योंकि उनका सामान बिक नहीं रहा था। ठीक है ना। भारतीय बाजारों में मैनचेस्टर निर्मित वस्त्र उत्पादों के बड़े पैमाने पर आयात से इनका जो स्थानीय बाजार है तेजी से सिकुड़ने लगा, मतलब खत्म होने के कगार पे था। कम लागत पर मशीनों से बनने वाले कपास उत्पाद इतने सस्ते होते थे कि भारतीय बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। वो मशीन से बनते थे और उनकी लागत बहुत कम होती थी, और ये बेचारे हाथ से बनते थे, इनकी लागत उनको ज़्यादा पड़ जाती थी। अब तुम ही बताओ, तुम सस्ता खरीदोगे महंगा खरीदोगे? सस्ता ही खरीदोगे, और जो अच्छा है। अमेरिका में गृह युद्ध प्रारंभ होने के कारण जब वहाँ से कपास आना बंद हो गया, तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मंगाने लगा। भारत से कच्चे कपास के निर्यात में इस वृद्धि से उसकी कीमतें आसमान छूने लगी। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमला क्यों किया? ठीक है, ये जो महिला है, इस मशीन पे वो हमला कर देती है, स्पिनिंग जेनी। क्यों किया इन्होंने? ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमला इसलिए किए क्योंकि इस मशीन के कारण उनके काम छीने जा रहे थे। ठीक है, ये लोग पहले जो काम कर रहे थे, अब ये मशीन करने लगी। इन महिलाओं के साथ उनके पति और परिवारजनों में से पुरुष भी आगे आए, क्योंकि उनकी काम करने वाली महिलाओं से रोजगार छीना जा रहा था और शारीरिक श्रम की मांग घटती जा रही थी। औरतों ने हंगामा मचाया, वे बेरोजगारी फैलने के डर से ऐसा कर रहे थे।
ताकि वो बेरोजगार ना हो जाए, क्योंकि उनकी जगह पर ये मशीनें काम करने रही थी। ठीक है। 19वीं सदी में मुद्रण संस्कृति का महिलाओं की सामाजिक स्थिति का पर क्या प्रभाव पड़ा, वर्णन करना है। देखो, महिलाओं की जीवनी और उनकी भावनाएं बड़ी साफगोई और गंभीरता से लिखी जाने लगी। इसलिए मध्यवर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से अधिक हो गया। उदारवादी पिता और पति अपने यहाँ औरतों को घर पर पढ़ाने लगे और 19वीं सदी के मध्य में जब बड़े बड़े छोटे शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भेजने लगे। कई पत्रिकाओं ने लेखिकाओं की जगह दी और उन्होंने नारी शिक्षा की आवश्यकता को बार बार रेखांकित किया। इन पत्रिकाओं में पाठ्यक्रम भी प्रकाशित होता था और आवश्यकता अनुसार पाठ्य सामग्री भी, जिसके उपयोग पर घर बैठकर स्कूली शिक्षा के लिए किया जा सकता था। तो ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, नवीकरणीय योग संसाधन और अनवीकरणीय योग संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो ये साइंस में भी आपने पढ़ा है। नवीकरणीय कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो एक बार उपयोग कर लिए जाने के उपरांत फिर बन जाते हैं, सूरज, पवन, है ना। तो ये सब आते हैं। अनवीकरणीय जिसका एक बार उपयोग कर लो वो खत्म हो जाएगा, जैसे डीजल, पेट्रोल। अगला क्वेश्चन है, संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन की प्रक्रिया के सोपानों का उल्लेख कीजिए। देखो, संसाधन नियोजन क्या होता है? संसाधन नियोजन का अर्थ, संसाधन नियोजन वह कला अथवा तकनीक है जिसके द्वारा हम अपने संसाधनों का प्रयोग विवेकपूर्ण समझदारी से करते हैं। इसकी क्या प्रक्रिया है? देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। ठीक है। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना और मापन करना है। आपको पता है बेटा, डीजल, पेट्रोल लिमिटेड सोर्सेज हैं, आगे चलकर कभी ना कभी ये ख़त्म हो जाएंगी। तो हर एक ऐसी चीज़ का हम लिस्ट बनाना है कि भैया कितनी है, कितने टाइम तक रहेगी, उसका हम कितनी देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपके संसाधन नियोजन में आती है। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त वो प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। संस्थागत विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं? जल दुर्लभता में ये कैसे उपयोगी है? तो सिंपल सा प्रश्न है। वर्षा जल संग्रहण व्यापक रूप से सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक स्तर पर उपयोगी है। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था पहले के टाइम में। अब नहीं है ऐसा। ठीक है। अब लोग कोई करता भी नहीं है, देखा है आपने, करना चाहिए। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गोल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदल खेतों में सिंचाई के लिए बनाई हैं। पश्चिमी भारत, विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का आम तरीका है। जो वर्षा होता है ना, उसको वो स्टोर करते हैं और उसी पानी को सिंचाई वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। प्राथमिक चिकित्सा DRABC से क्या तात्पर्य है? ठीक है। DR का मतलब डेंजर, रिस्पॉन्स, एयरवेज, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, इसका ये फुल फॉर्म होता है। ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा योजना के संगठकों को अंग्रेजी में DRABC कहते हैं। D का अर्थ है खतरों को देखना, R का अर्थ है अनुक्रिया, A का अर्थ है पीड़ित की वायुमार्ग का निरीक्षण करना, B का अर्थ है सांस लेना, और ठीक है, और C का मतलब होता है वायु परिसंचरण किस प्रकार का है। ये होता है प्राथमिक चिकित्सा में DRABC का तात्पर्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखनी है। राष्ट्रीय सूचक केंद्र NIC ये क्या होता है बेटा? NICM नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इसका फुल फॉर्म है। यह संचार नेटवर्क भारत सरकार की सूचना सेवा और सूचना तकनीक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थान है। यह सूचना और संचार तकनीकी प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संस्थान केंद्र और राज्य सरकार के विभागों को और जिलों में सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देता है। इसके लिए NIC ने एक राष्ट्रीय व्यापी ICT नेटवर्क, ठीक है, स्थापित किया है, जिसके साथ केंद्र सरकार के विभागों और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवालय और भारत के लगभग 640 जनपद मुख्यालयों को सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए जोड़ा गया है। तो ये है आपका बेटा NIC। नेक्स्ट है बेटा आपका एम्यूचोर
रेडियो, ये क्या होता है बच्चों? ये हेम रेडियो किसी अलग प्रकार का रेडियो नहीं है, ये देख रहे हैं आप, बल्कि इस रेडियो का संबंध अलग प्रकार के नियमों से है। यह नियम अंतर्राष्ट्रीय टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा विशेष फ्रीक्वेंसियों के लिए प्रभावित किया जाता है। ठीक है, भारत में इन नियमों का नियमन संचार मंत्रालय के वायरलेस प्लेटिनिंग एवं समन्वय प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है। इन नियमों के अनुसार निर्धारित फ्रीक्वेंसियों का प्रयोग केवल शिक्षा, शोध और व्यक्तिगत कार्यों के लिए विशेष अनुमति लिए जाने पर ही किया जा सकता है। तो ये होता है एमेच्योर हेम रेडियो। आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चन मैंने आपको आज समझाए हैं और बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आए हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका पहले मैंने पार्ट 1 भी बनाया है और जिस प्लेलिस्ट के लिंक्स में मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है बच्चों, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। जिन्होंने ये कोर्स हमारा ज्वाइन कर रखा है 99 रुपीज़ वाला, उनको ये PDF उनके ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।